और इधर सुदेव कुमार सोनू की बात कर ले या फिर चंपाई सोरेन की बात करें, तमाम नेताओं ने भी अपनी बातें रखी हैं विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान। वो सब गरीब आदमी है, बहुत आदमी नहीं देते। दादा बालू से निकल रहा है, वो सब बोलने वाला बोलेगा। दादा 15 देशी और घुसपैठियों पर ही केंद्रित हो गया। आप देखिए उसको एक ही बात पे चल रहा है 2 दिन से, है ना। कोई मुद्दा नहीं रहने से वही से चलते रहेगा। दादा विपक्ष ने विधानसभा ना गलत है, वो सब आरोप गलत है। स्कीम लागू कर दिया, सर्जन पेंशन स्कीम लागू कर दिया, महिलाओं को हम 21 साल के बच्चियों को जो है 50 साल तक का भी पैसा देने जा रहे हैं। फिर ये बालू का भी जो ये है वो सारा जो है एसओपी आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी कि किस एसओपी के तहत जो है लोगों का कल्याण हो रहा है। वो मुद्दा विहीन लोग हैं क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। यदि बांग्लादेश घुसपैठी घुस रहा है तो ये भारत सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, उनको नैतिकता के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई भी सीमा से यदि आतंकवादी घुस जाएगा और देश के लोगों पर प्रहार करेगा तो ये किसकी जवाबदेही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। अरे चूंकि उनके पास मुद्दे विहीन है, वो नहीं बोल पाएंगे। हमारे पास इतने ज्यादा हमने काम कर दिए हैं कि ये जो है एकदम चुनाव लाइन से बाहर हो गए हैं। घोषणा तो सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने की है और 10 जून से पहले एनजीटी की रोक से पहले जो उत्खनन बालू संग्रहित है, जिसकी मात्रा लगभग 20 लाख टन के आसपास बताई गई है, उसी स्टॉक में से जो नॉन टैक्स पेयर हैं या जो अगवा आवास बना रहे हैं वैसे लोगों को ऑनलाइन बालू देने की सरकार की नीति है। और मुझको लगता है कि इससे बालू को लेकर जो भी परेशानियां आम जनता को हो रही थी उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण यह कदम होगा। ऐसी नौबत क्यों आई सर? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में ज्यादा उचित जानकारी आपको मिलेगी कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक क्यों है। अगर कोयला खदानों में उत्खनन पर रोक नहीं है, पत्थर खदानों में उत्खनन पर रोक नहीं है, अन्य माइनिंग एक्टिविटीज में रोक नहीं है, तो बालू के ऊपर रोक क्यों है? ये ज्यादा बेहतर आपको एनजीटी वाले इससे पहले भी झारखंड में बालू की किल्लत देखी गई। बालू घाटों की नीलामी को बालू घाटों की नीलामी को लेकर जो एनजीटी के गाइडलाइंस हैं उससे देश की हर सरकार बंधी हुई है। एनजीटी के गाइडलाइन में बगैर माइनिंग प्लान के कोई भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हो सकती है। यदि सरकार जनता के प्रति अपनी शुभेच्छा के मद्देनजर यह भी सोचे कि वह बालू को फ्री भी करना चाहती है तो वह बालू को फ्री नहीं कर सकती है। और इस बार भी जो रॉयल्टी का पैसा होगा वो नॉन टैक्स पेयर के लिए सरकार अपने खाते से भरेगी। और आप ये मान के चलें कि सरकार ने जनता की परेशानियों को देखते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है। हम इसके सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करते हैं। एक दूसरा सवाल है, पहली बार एक आदिवासी महिला जीत के आई और वो आज पहला उनका भाषण था, लेकिन विपक्ष व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि इससे पूर्व भी महिला नेत्रियां आती रही हैं, आई हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इस देश के सर्वोच्च पंचायत में भी सदस्यों की मेडन स्पीच को बहुत महत्व दिया जाता है। और आज ऑनरेबल स्पीकर ने भी मेडन स्पीच का हवाला देते हुए साथ में यह कहते हुए कि महिला हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि वो अपनी बातें जोर से बोलकर निकल जाना चाहते हैं, किसी भी बात का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने व्यवस्था के प्रश्न में माननीय अध्यक्ष से यह अनुरोध किया था कि माननीय अध्यक्ष ये निर्देशित करें कि अपनी बात कहकर जाएं, नहीं सुने भी। क्योंकि जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र अनंत ओझा जी कर रहे थे, 24/7/2024 की डीसी साहबगंज की निर्वाचन आयोग को प्रेषित एक रिपोर्ट जो माननीय सदस्य अनंत ओझा जी के परिवार पर आधारित थी, उसमें यह स्पष्ट परिलक्षित था कि जो भी आरोप वह लगा रहे हैं वो आरोप साहबगंज या राजमहल की धरती पर कहीं भी नहीं है। और आज मैं उस रिपोर्ट को लेकर था और मैं यह चाहता था कि जिस समय मैं रिपोर्ट पढ़ूं उस समय अनंत ओझा जी समक्ष रहें। लेकिन आप जानते हैं कि विपक्ष अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए सिर्फ चिल्लाकर अपनी बात